ओके, गुड मॉर्निंग। अब हम जो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? बेसिकली बैकएंड फ्रेमवर्क है। क्या है? बैकएंड फ्रेमवर्क। और बैकएंड के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को बनाना होता है, क्या बनाना होता है? उनको सबसे पहली चीज एपीआईज बनानी होती है। ठीक है ना? सो हम एक्सप्रेस जेएस के थ्रू एपीआईज बनाएंगे। ठीक है? एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है ना? सो एपीआईज क्या होती हैं, कैसे होती है, कैसे बनता है, इसके लिए आपको सबसे पहले एक सीएमएस आपको इंस्टॉल करना है। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना? उस सीएमएस का नाम है स्ट्रापी। ठीक है ना? ये स्ट्रापी सीएमएस आपको इंस्टॉल करना है और इस स्ट्रापी सीएमएस के अंदर बिल्ट इन एपीआईज होती हैं। स्ट्रापी सीएमएस हैज बिल्ट इन एपीआईज। ठीक है ना? तो हम स्ट्रापी सीएमएस को इंस्टॉल करेंगे हमारे लैपटॉप में और एपीआईज कैसे होती हैं, क्या काम करती हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। जो बच्चे फ्रंट एंड करके आए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, बट मैं इस तरीके से आपको स्टार्ट करवा रहा हूं कि सभी बिगिनर्स के लिए ये समझ में आ सके। ठीक है ना? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा बैकएंड इंजीनियर का क्या है? हमें क्या बनानी है? एपीआईज बनानी है। एपीआईज होती कैसे हैं, कैसे काम करती है, उसके लिए, उसको समझने के लिए हम एक सीएमएस इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका नाम स्ट्रापी सीएमएस है। तो आपको जाना है गूगल पर आपको लिखना है स्ट्रापी। आप स्ट्रापी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्ट्रापी। गलती से स्ट्राइप मत लिख देना, STRIPE। स्ट्राइप क्या है? स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे। ठीक है ना? तो स्ट्राइप नहीं लिखना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। सो स्ट्राइप नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? स्ट्रापी लिखना है। क्या लिखना है? स्ट्रापी। गूगल पे लिखेंगे, स्ट्रापी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और इस सीएमएस को हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। इसका ये जो पहला लिंक है इसको कॉपी किया और आप अपने फोल्डर में जाएंगे और राइट क्लिक करके आप स्ट्रापी को इंस्टॉल करेंगे। npx create strapi @ जो भी कमांड दे रखी है याद करने की जरूरत नहीं, इतना पता होना चाहिए कि भाई गूगल पे जाना है, स्ट्रापी लिखना है, वेबसाइट आई, लिंक कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर किया, इंस्टॉल किया। कोई याद करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है ना? सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एज अ बैकएंड इंजीनियर मुझे क्या मैं सीख जाऊं? एपीआईज बनाना सीख जाऊं। एपीआईज को समझने के लिए हम क्या इंस्टॉल कर रहे हैं? स्ट्रापी इंस्टॉल कर रहे हैं। सॉरी सॉरी। ठीक है, ये आपके स्ट्रापी प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, यहां से आप क्या दे सकते हैं? स्ट्रापी 1 नाम से मैंने प्रोजेक्ट दे दिया। यहां पर आपको करना है स्किप। ये आपसे डेटाबेस पूछ रहा है कि क्या सिक्वलाइट नाम का डेटाबेस ले ले डिफॉल्ट, तो यस। ये आपसे कुछ एग्जांपल स्ट्रक्चर बोल रहा है, यस यस यस। यहां पर सब में यस यस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्रापी में हम कोडिंग कुछ नहीं करने वाले। ठीक है ना? सब कुछ हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से स्ट्रापी को समझेंगे। सो एपीआईज बनाने के लिए हमारे पास हमारे लैपटॉप में एपीआई टेस्टिंग टूल होना चाहिए। एपीआई टेस्टिंग टूल होना चाहिए जिसका नाम है पोस्टमैन। ठीक है ना? ये पोस्टमैन आपको अपने लैपटॉप में जाना है, गूगल पे जाना है, आपको क्या लिखना है? पोस्टमैन। तो जो जो भी सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करवा रहा हूं वो आपको अपने मशीन में इंस्टॉल करने हैं। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं तो विंडोज में आप इंस्टॉल कर लेना। ये 64 बिट, इसकी ये EXE आई और ये EXE को मैं यहां से इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है ना? ये इसकी EXE इंस्टॉल हो रही है। अब यहां पर मेरा स्ट्रापी भी इंस्टॉल हो रहा है। तो कौन कौन से टूल्स में इंस्टॉल कर रहा हूं ये क्लियर होना चाहिए।
ओपन किया, राइट क्लिक करके हम पोस्टमैन को इंस्टॉल करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। इसको मैं अलाउ करूं, ठीक है। इस तरीके से जब आप फर्स्ट टाइम पोस्टमैन ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सबसे पहला काम तो है आप क्या कर सकते हैं, अपना एक अकाउंट बना सकते हैं पोस्टमैन पर, ठीक है ना। तो जाके आपको अपना अकाउंट बना लेना, आपकी ईमेल आईडी से साइन अप करोगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है ना। यहां से आप पूरा अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर न्यू पे जाना है और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर कलेक्शन पर। और कलेक्शन यहां पर अभी ये नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने साइन अप नहीं कर रखा है। तो आप सबसे पहले साइन अप कर लें। साइन अप करने के बाद आपको सारे फीचर्स एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो मैं यहां से क्या करता हूं, गूगल से साइन अप कर लेता हूं, मेरी आईडी से साइन अप कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर आप अपना एक वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। सो यहां पर मैंने अपना एक वर्क स्पेस क्रिएट कर लिया और यहां पर आप जाएंगे न्यू पर और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कलेक्शन पर, ठीक है ना। तो आज की जो भी डेट हो उस नाम से आपको कलेक्शन बनाना है। जैसे आज डेट है हमारा 18 दिसंबर। सो मैं कलेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पर कलेक्शन का नेम यहाँ रीनेम करेंगे हम। ये कलेक्शन का नेम यहाँ से मैं दे देता हूँ 18 दिसंबर 25, ठीक है ना। ये कलेक्शन नेम मैंने यहाँ पर दिया और यहाँ से हम पर्टिकुलर एपीआई बनाना देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं स्ट्रापी इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। ये आप देखिए यहाँ पर स्ट्रापी इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद इसको एलएस करें। यहाँ पर स्ट्रापी वन नाम का एक डायरेक्टरी बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो आप एलएस करके आप देखेंगे, एलएस मतलब लिस्ट होता है और ये लिस्ट में आप देखेंगे कि जो भी फोल्डर के नेम के आगे अगर डी है मतलब डायरेक्टरी है। ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं। तो सीडी स्ट्रापी में मैं गया और यहाँ पर एलएस किया। अब इसको मैं करूंगा एनपीएम, इसको आप कर सकते हैं एनपीएम रन डेवलप। यहाँ पर कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी, एनपीएम रन डेवलप, ठीक है ना। स्ट्रापी को चलाने के लिए एनपीएम रन डेवलप कमांड चलानी है। तो जैसे ही मैं स्ट्रापी को लॉन्च करूंगा, ठीक है, तो स्ट्रापी यहां बिल्ड होगा।
अब सबसे पहले जो हमें एपीआई बनाना सीखना है, क्योंकि हमारे डाटाबेस में अभी दो टेबल्स आ गई हैं, ठीक है ना। पहली टेबल आ गई है यूजर और दूसरी टेबल आ गई है रोल्स। तो हम अपने सॉफ्टवेयर में बेसिकली हमें अपने सॉफ्टवेयर में सबसे पहले तो यूजर का क्या करना पड़ेगा, यूजर का हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर यूजर का हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। कोई भी सिस्टम आप बनाओगे ना तो भाई उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। आपको ईमेल आईडी बनानी है, बगैर रजिस्ट्रेशन के आप ओपन कर सकते हो क्या? नहीं। आपको फेसबुक का अकाउंट बनाना है, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है, ट्विटर का अकाउंट बनाना है, काई का भी अकाउंट बनाना है, तो सिस्टम में एंटर करने के लिए सिस्टम में पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को रजिस्टर करना पड़ेगा। सो हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पर यह है कि हमें यूजर का रजिस्ट्रेशन करना है। सो हमें यूजर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूजर के रजिस्ट्रेशन की एपीआई पर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। यूजर के रजिस्ट्रेशन की एपीआई बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसी को समझाने के लिए मैं आपको स्ट्रापी इंस्टॉल कर रहा हूं। यहां से आप अपनी डिटेल्स यहां पर आप डाल सकते हैं। जो ईमेल है वो के वही पासवर्ड है, और ठीक है ना, ये पासवर्ड है मेरा, बता देना, है ना। और इसको मैंने कीप मी अप टू डेट किया, पर्टिकुलर इसको मैंने लॉगिन किया, अपडेट पासवर्ड, और यहां से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, फिनिश किया, और सक्सेसफुली मैंने अपने लैपटॉप में क्या इंस्टॉल कर लिया है, स्ट्रापी सीएमएस इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है ना। सो स्ट्रापी में यहां पर आप जाएंगे तो आपके पास देखो रोल्स और यूजर्स हैं, ठीक है ना। तो किसी भी सिस्टम में एंटर करने के लिए सिस्टम के अंदर क्या होनी चाहिए, रोल्स एंड यूजर्स होने चाहिए, ठीक है ना। सो यहां पर हमें अपना एक यूजर रजिस्ट्रेशन करना है। तो स्ट्रापी में यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहां पर जाएंगे, स्ट्रापी यूजर रजिस्ट्रेशन आप लिखेंगे, यूजर रजिस्ट्रेशन, स्ट्रापी यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपको स्ट्रापी डॉक्स पर आप जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो रिसर्च करने से बेटर है कि यार मैं चैट ओपन करूं, चैट से मैं पूछ लूं कि स्ट्रापी की रजिस्ट्रेशन एपीआई क्या है, या तो मैं ईमानदारी बताते हुए 15 मिनट ढूंढते रहूं, या थोड़ी स्मार्टनेस बताते हुए आप चैट यूज करो, एंड देन चैट यूज करते हुए आप अपना जो है वो देख सकते हैं। सो स्ट्रापी 5 यहां पर लिखा मैंने, स्ट्रापी 5 यूजर रजिस्ट्रेशन एपीआई, यूजर रजिस्ट्रेशन एपीआई, ठीक है ना। सो इतना सा आपने लिखा, वो चैट वो बता देगा, ठीक है ना, कि पर्टिकुलर इस एंड पॉइंट पर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है ना। अब यही मैं बता देता, बहुत सारे यूजर्स आते हैं उस पे यूट्यूब पर आते हैं कि सर आप चैट ओपन करके आप सिखा रहे हो, तो भाई ठीक है, वैसे ही सीख लो, सीख तो लो कम से कम। या फिर मैं पर्टिकुलर 15 मिनट तक उस चीज को ढूंढूं और बाद में वीडियो अपलोड करने के बाद जितना टाइम मैंने वेस्ट किया उतने की मैं कटिंग करके वो करूं। तो अब वो टाइम चला गया है, अब चीजें आ गई है, टूल्स आ गए हैं, उनको इफेक्टिवली हमें यूज करना सीखना होगा। नारायण इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति है, उनका इंटरव्यू देखा आपने? उनका इंटरव्यू, जैसे बहुत सारे इंटरव्यूअर्स रिपोर्टर्स पूछते हैं कि सर चैट जीपीटी आ गया तो बेचारे डेवलपर्स का क्या होगा, उनकी तो नौकरी खतरे में आ गई। तो नारायण मूर्ति ने क्या कहा कि चैट जीपीटी आने से आप अपना क्रिएटिव डेवलपर जो है ना, अपना क्रिएटिव थॉट कर सकता है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स टास्क है वो एआई टूल्स हैंडल कर रहे हैं, तो डेवलपर को सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी लगा के और अपने फीचर्स को डेवलप आप कर सकते हैं। सो कुल मिला के यहां पर मैंने फटाफट पूछा उससे एंड पॉइंट, तो इसने मेरे को बता दिया कि पोस्ट एपीआई पर मुझे क्या करना है, इस वाले एंड पॉइंट पर मुझे रिक्वेस्ट करनी है,
ठीक है ना। तो मैं अब इस पर गया, अब यहां पर हम जाएंगे और एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। एक रिक्वेस्ट हमने यहां से क्रिएट करी, ठीक है ना, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करी और ये हमारी किस टाइप की रिक्वेस्ट है, रजिस्टर हमारी रिक्वेस्ट है। इसको नाम मैंने रजिस्टर दे दिया, मगर मेथड कौन सी यूज होगी, पोस्ट होगी, क्योंकि यहाँ जीपीटी ने यहाँ पर बताया है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ आर्टिकल ढूंढने बैठूं तो शायद मुझे 15-20 मिनट लग जाएंगे कि यार वो आर्टिकल कहाँ पर है, जहां पर वो पूरा रजिस्ट्रेशन का उन्होंने आर्टिकल दिया हुआ है। बट मैं थोड़ा सा स्मार्टनेस बताते हुए फटाफट उस आर्टिकल पे जा सकता हूं कि भाई इस एंड पॉइंट पर ये अपने को करना है, ठीक है ना। सो यहां पर पोस्टमैन में आपने ये लिया। अब इसके बाद देखिए ये राउट दे रहा है, इससे पहले क्या आता है आपका प्रोटोकॉल, है ना। सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है कि भाई एक जो एपीआई होती है ना, उसमें ये पार्ट ये http://localhost:3000/ उसके बाद होता है राउट। ये चीजें मैंने आपको सिखा रखी हैं, बता रखी हैं, है ना। थोड़ा और ऊपर जाके मैं आपको बता देता हूं, ये रही वो सारी चीजें, भाई समझ में आया, पढ़ा रखी है मैंने। यहां पर आप देखिए, यहां पर ये जो जीपीटी बता रहा है ये बेसिकली स्टार्टिंग का बेस यूआरएल नहीं बता रहा है, ये बेस एड्रेस, इसको बोलते हैं आपको, इसको बोला जाता है बेस एड्रेस, बेस यूआरएल। कौन सा पार्ट है, ये वाला, या इसको बेस एड्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस भी बोलते हैं। तो यहाँ जीपीटी ने जो बताया है वो आपको राउट का नाम बता रखा है, बेस एड्रेस नहीं बता रखा है, क्योंकि बेस एड्रेस सभी का अलग अलग होगा। मेरी एप्लीकेशन 3000 पे चल रही है, आपकी 4000 पे चलेगी, किसी की किस पे चलेगी, तो वो फिक्स नहीं है। तो जो चीज फिक्स है वो चीज यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। तो राउट यहाँ पर फिक्स कर रखा है। अब यहां से आप यहां पर देखो, स्ट्रापी जो लॉन्च हुआ है ना, वो इस एड्रेस पे लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। यहां पर मैंने कॉपी किया और इस पर्टिकुलर यहां पर मैं गया, पेस्ट किया मैंने, ठीक है ना। और ये /localhost://http://localhost:1337। स्ट्रापी इज रनिंग ऑन 1337, ठीक है ना। उसके बाद राउट मैंने ले लिया, ये पर्टिकुलर मैंने राउट लिया, यहाँ से ये पूरा राउट मैंने यहाँ पर लिया। ये कॉपी पेस्ट करते समय अननेसेसरी कैरेक्टर्स आ जाएंगे, तो थोड़ा केयरफुली हमें काम करना है। तो ये एक बनी बनाई एपीआई स्ट्रापी ने दी हुई है, इसको समझना है और इसको स्क्रैच से हमें किसमें बिल्डअप करना है, इस वाली एपीआई को हम खुद बनाएंगे, किसके अंदर, एक्सप्रेस के अंदर। एक्सप्रेस में सीख जाएंगे तो फिर हम किसमें बना लेंगे, नेक्स्ट में बना लेंगे। तो पता होना चाहिए। तो सिस्टम में एंटर करने के लिए यूजर को पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर सिस्टम में एंटर करने के लिए यूजर को क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, यूजर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिखा रहा हूं। तो एक टिपिकल एपीआई कैसे होती है वो चीज यहां पर आप देख सकते हैं। तो जनरली आपने एक एंड पॉइंट बनाया और इस एंड पॉइंट पर ये हुआ, उसके बाद पोस्ट है, तो यहां पर रिक्वेस्ट बॉडी यहां पर भेजना है, तो रिक्वेस्ट बॉडी आपको मिलेगा पोस्ट बॉडी रॉ जेसन, ठीक है ना। ये आप ध्यान रख लेना। एक पोस्ट मेथड होगी, पोस्ट मेथड में पोस्ट बॉडी रॉ जेसन, समझ में आ रहा है, इस फॉर्मूले को ध्यान रख लेना, पोस्ट बॉडी रॉ जेसन, ठीक है ना। तो आपने यहां पर पोस्टमैन ओपन किया, क्या चूज करूंगा, मेथड पोस्ट, फिर कौन सा सेक्शन चूज करूंगा इनमें से, बॉडी, फिर रॉ, फिर जेसन, और जेसन में फिर मैंने जेसन चूज किया। अब यहां पर मुझे अपना क्या पेस्ट करना है, पेलोड, क्या बोलते हैं यहां पर जो कुछ भी आप टाइप करोगे उसको क्या बोलते हैं, पेलोड। तो मुझे अपना जेसन पेलोड सेव करना है, ये पूरा पेलोड यहां पर इन्होंने दिया हुआ है, ये यहां पर मैंने पेस्ट किया, ठीक है ना। यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड ये मैंने दिया, और ठीक है ना। जैसे ही इस पर्टिकुलर यूजर को मैं करूंगा तो यहां पर मुझे रिस्पॉन्स 200 मिल जाएगा, ठीक है ना। हिट करके देखते हैं। ये मैंने हिट किया यहां से, तो देखो सर्वर का रिस्पॉन्स मिल गया मुझे 200। ये कौन किसको दे रहा है, इसके लिए समझने के लिए आपको फिर से यही चीज समझनी पड़ेगी। भाई क्या चीज समझनी है हमें, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट ने अपने यूजर की इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने उस इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्स दिया, और ये जो 200 है, दिस इज माय रिस्पॉन्स कोड। 200 इज व्हाट,
रेस्पॉन्स कोड। तो सर्वर जब भी रिस्पॉन्स देता है तो उसका एक कोड के साथ में देता है ना, कोड देता है भाई 200 मतलब आपने जो पूछा था वो सक्सेसफुली मैंने प्रोसेस कर दिया है, ठीक है ना। सो सर्वर जब भी क्लाइंट को कुछ इंफॉर्मेशन देता है वो इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कोड के माध्यम से देता है, ठीक है ना। सर्वर जब भी क्लाइंट को कुछ बताएगा, कुछ इंफॉर्मेशन देगा, तो वो इंफॉर्मेशन के साथ साथ में क्या देता है, स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स स्टेटस कोड देगा वो, ठीक है ना। सो ये देखो इसने मेरे को दे दिया 200, ओके। सो व्हाट इज 200? 200 इज सर्वर स्टेटस कोड। इट मींस एवरीथिंग इज ओके, योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। समझ में आया ना। आप जैसे फोन पे कुछ ट्रांजेक्शन करते हो तो सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद टिक आता है, बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है, योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल। तो यहां पर ये 200 क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो रिक्वेस्ट करी थी वो सक्सेसफुली क्या हो गई है, प्रोसेस हो गई है। तो इस चीज को आप समझे। अब देखो, तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करते समय कुछ इंफॉर्मेशन सर्वर को भेजा, सर्वर ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपको रिटर्न में कुछ इंफॉर्मेशन दी, और वो इंफॉर्मेशन उसने कैसे दी, जेसॉन में, ठीक है ना। तो जेसॉन दिया और जेसॉन लिया, इसमें यही काम हो रहा है क्या। क्लाइंट ने सर्वर को क्या दिया, डाटा किसमें, जेसॉन में दिया, तो सर्वर ने भी क्लाइंट को डाटा कैसे दे दिया, जेसॉन में दे दिया। इसको इस तरीके से समझो कि आप मुझसे हिंदी में बात करेंगे तो मैं आपको हिंदी में जवाब दूंगा, आप मुझसे इंग्लिश में कुछ पूछेंगे तो मैं आपको रिस्पॉन्स भी किसमें दूंगा, इंग्लिश में दूंगा। भाई जैसा डेटा आ रहा है वैसा वैसा रिटर्न कर दिया। तो यहां पर देखो ऊपर वाला एरिया, ये रिक्वेस्ट, ये आपका ये पेलोड है, ये पेलोड आपने कैसे दिया, इसको जेसॉन में दिया, और नीचे जो आप देखोगे ये डेटा कहां से मिल रहा है आपको, सर्वर से मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, पोस्ट में, ये आपका जेसॉन में मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना। सो यहां पर आपने डेटा कैसे रिक्वेस्ट किया, जेसॉन में रिक्वेस्ट किया, और यहां पर जो आपको डेटा मिला वो भी कैसे मिला बताइए, वो भी जेसॉन में मिला, ठीक है ना। तो ये आपका एंड टू एंड फ्लो है। अब यहां पर स्ट्रापी में हमारा डाटाबेस क्या है, एसक्यूएलाइट। स्ट्रापी जब इंस्टॉल कर रहे थे, आप स्ट्रापी जब इंस्टॉल कर रहे थे, वो आपसे पूछ रहा था कि सिक्वलाइट यूज कर ले क्या डिफॉल्ट, तो आपने क्या बोला था, यस बोला था। इसका मतलब स्ट्रापी के अंदर, इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में भी बेसिकली बैकएंड साइड पर स्ट्रापी के अंदर क्या अवेलेबल है, स्ट्रापी के अंदर सिक्वलाइट नाम का डेटाबेस है, ठीक है ना। यहाँ पर आप जाएंगे गूगल पे और एसक्यूएलाइट लिखेंगे तो आपको एसक्यूएलाइट का डाटाबेस मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है ना। सो एसक्यूएलाइट इज अ डेटाबेस, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया। तो बेसिकली एक एंड पॉइंट है, उस एंड पॉइंट पे कुछ पेलोड भेजना है, और सर्वर से हमें रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स स्टेटस 200 आएगा, और यहां पर इस तरीके से इंफॉर्मेशन हमें रिटर्न करवानी है, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें एग्जैक्टली हमें ऐसा कैसा हमें अपने एक्सप्रेस पर बनाना है, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं वो चीजें हम देखते हैं। सो सबसे पहले तो मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाऊंगा, और वही 16 दिसंबर वाले फोल्डर में मैं गया, और हमने 16 दिसंबर वाले फोल्डर में गया, जिसमें मैंने क्या करवा रखा था, एक्सप्रेस इंस्टॉल करवा रखा था। यहां से आप जाके अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, कोड डॉट किया आपने, ठीक है ना, कोड डॉट किया, और आप गए, आपने क्या चालू किया, एप्लीकेशन को चालू करेंगे। भाई कैसे चालू करेंगे, क्योंकि आपने स्टार्ट स्क्रिप्ट दे रखी है, ठीक है ना, स्टार्ट स्क्रिप्ट दे रखी है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, npm स्टार्ट लिखेंगे। ये देखो नोटमोन से चल गया। अब नोटमोन से चल गया तो इसने इंडेक्स 2 को रन किया, इंडेक्स 2 को देखे ये आ रहा है। सो यहां पर हम गए, यहां पर हम गए, और हमारी एक्सप्रेस एप्लीकेशन किस पे चल रही है, 3000 पर। तो मैं यहाँ पर नए टैब में जाके क्या लिखूंगा, लोकल होस्ट कॉलन 3000, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं पैटर्न बना लेता हूं, मुझे अपने इस वाले पोर्ट नंबर पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी है, किस एंड पॉइंट पर, देख देख के काम करना है, जैसे स्ट्रापी ने बना रखी है, जैसे स्ट्रापी ने बना रखी है एग्जैक्टली वही एंड पॉइंट में बनाना चाहता हूं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आप है ना रेफरेंस लेके सीखो,
आप देख देख के सिस्टम को बनाओ कि हाँ यार इन्होंने ये ऐसा एंड पॉइंट ले रखा है तो एग्जैक्टली ये ऐसा एंड पॉइंट मैं कैसे बना सकता हूं। तो जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, इस एंड पॉइंट को आपको लेना है और इस एंड पॉइंट को यहां पेस्ट कर लिया। समझ में आया? ठीक है, तो एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश लोकल स्लैश रजिस्टर इस नाम का एंड पॉइंट हो गया और ये किस टाइप का होगा, पोस्ट एपीआई। सो देखते हैं क्या हम भी एक ऐसी पोस्ट एपीआई हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं एक्सप्रेस के अंदर। सो यहां पर आप गए, ठीक है ना। सो ये रहा हमारा कोड। अब यहां से आप एक्सप्रेस में चले जाएं, एक्सप्रेस जेएस इसके गाइड में चले जाएं, गेटिंग स्टार्टेड। सो यहां पर हम गए और देखो एक राउट मेथड्स यहां दे रखी है, ये आपको सैंपल कोड बता रहा है कि अगर गेट रिक्वेस्ट बनाने के लिए ऐप डॉट गेट का यूज करना है और पोस्ट रिक्वेस्ट बनाने के लिए ऐप डॉट पोस्ट का यूज करना है। सो ऐप डॉट देख देख के कर सकते हैं, ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट पोस्ट इसकी कॉलिंग यहां कमेंट करके लिखा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट मेथड। मेथड की कॉलिंग के अंदर क्या पास करते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट्स, एक्चुअल आर्गुमेंट 2। यहां पर पोस्ट के अंदर देख देख के अगर हम वर्क करें तो पहला आर्गुमेंट क्या पास किया है, राउट नेम। ठीक है, सो द फर्स्ट आर्गुमेंट इज द राउट नेम एंड सेकंड आर्गुमेंट इज द कॉलबैक फंक्शन। सो यहां पर मैंने कॉलबैक फंक्शन सप्लाई किया। ठीक है, सो यहां पर राउट नेम आपने प्लान कर लिया कि स्ट्रापी वाले ये वाला एंड पॉइंट यूज कर रहे हैं तो हम भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा एंड पॉइंट हमने यूज कर लिया। किया कि नहीं किया, ये कि यही राउट मैंने भी बना दिया। अब यहां पर मैं अपना कॉल बैक फंक्शन ले लेता हूं, ये अपना कॉल बैक फंक्शन, यहां पर रिक्वेस्ट पैरामीटर है और यहां पर रिस्पॉन्स पैरामीटर है। ठीक है ना, ये REQ कॉमा RES। सो REQ मतलब रिक्वेस्ट, ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड आप करें, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड आप इसके अंदर करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड पोस्ट में। ये मैंने किया। अब मैं यहां से कंट्रोल C किया और इसको मैं दोबारा रन करता हूं। ठीक है, ये 3000 पर मेरा चल रहा है। अब यहां पर जाके मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूं, ये 3000 और इस एंड पॉइंट को मैं ले लूं और यहां पर मैं अगर हिट करूं तो मेरा मैसेज आना चाहिए ये वाला। ठीक है, ये मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, कोई बता सकता है? जिसको आता है वो हैंड रेज करेगा, बोलेगा नहीं डायरेक्ट। मैंने यहां पर एक एंड पॉइंट बनाया, मैंने यहां पर एक एंड पॉइंट बनाया गेट एंड पॉइंट। मुझे पता है मेरा सर्वर किस पोर्ट पे चल रहा है, 3000 पे चल रहा है। तो लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश API स्लैश ऑथ स्लैश यूजर, सेम वो के वही दिया। तो मुझे ये रिटर्न में ये मिलना था मगर मुझे मिल नहीं रहा है। कोई इसका रीजन अगर जानता है तो हैंड रेज करेगा। ये मैं बता चुका हूं। या कोड देखो, ऐप डॉट पोस्ट और ये API का राउट है एग्जैक्टली ये कि यही राउट मैंने यहां पर ब्राउजर में मैं टेस्ट कर रहा हूं, बट इसका आउटपुट आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? जो चीज बता रखी है तुम लोग फॉलो तो करते नहीं हो, बातों को समझते नहीं हो, है ना। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ब्राउजर से होने वाली रिक्वेस्ट जो होती है वो गेट टाइप की होती है। आप क्रोम के अंदर किसी भी एपीआई को हिट करोगे तो वो रिक्वेस्ट किस टाइप की होती है, वो गेट टाइप की होती है। और सर आपने कोडिंग में किस टाइप की रिक्वेस्ट को डिफाइन कर रखा है, पोस्ट टाइप को कर रखा है। तो सर इस एपीआई को टेस्ट करने के लिए आपको पोस्टमैन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पोस्टमैन में लगभग सारे जितने भी मेथड्स हैं वो सारी डिफाइंड होती है। सर पोस्टमैन में आप गेट की टेस्टिंग कर सकते हो, पोस्ट की टेस्टिंग कर सकते हो, पुट की टेस्टिंग कर सकते हो, डिलीट की टेस्टिंग कर सकते हैं, मगर ब्राउजर में सिर्फ कौन सी एपीआई मेथड्स को हम टेस्ट कर सकते हैं सर, गेट को कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर कोडिंग में मैंने किस टाइप की एपीआई बना रखी है, पोस्ट। स्ट्रापी वालों ने किस टाइप की मेथड बना रखी है, पोस्ट बना रखी है। मैं भी पोस्ट ही बना रहा हूं।
तो इस एंड पॉइंट को मैंने कैसे टेस्ट किया था? पोस्टमैन से। तो भाई पोस्टमैन से ही मुझे अपनी एपीआई को टेस्ट करना पड़ेगा। इस पूरे एंड पॉइंट को मैंने लिया, पोस्टमैन में गया, पेस्ट किया, और अगर गेट करूंगा तो देखना क्या होता है। गेट करूंगा तो क्या आ रहा है? 404। मगर इसी गेट मेथड को मैं अगर पोस्ट कर दूंगा और हिट करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है? 200। समझ में आया कुछ? तो आप मेथड कौन सी बना रहे हो उस हिसाब से आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर गेट मेथड है तो गेट के हिसाब से टेस्ट करो। इसीलिए एपीआई टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन सबसे बेस्ट टूल है, क्योंकि वो आपको कंट्रोल देता है कि आपने जो मेथड कोडिंग में डिफाइन कर रखी है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है ना? सो ये हुआ। अब सर्वर का स्टेटस कोड अगर चेंज करना है तो ठीक है ना, मान लीजिए यहां पर ये 200 आ रहा है, इस रजिस्टर पर यहां पर देखा आपने ये 201 आ रहा है, इसको आपको मान लो 400 करना है, कुछ करना है, तो यहां पर आप रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड, और मान लीजिए यहां पर मैंने 500 दे दिया, कुछ एक स्टेटस कोड दे दिया, और यहां से अगर मैं हिट करूं तो पर्टिकुलर response dot how can I change the status code? Let's figure out how I can change the status code from 200 to something else. ठीक है ना? सो मुझे अगर स्टेटस चेंज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? पर्टिकुलर, ठीक है ना? सो एक्सप्रेस के अंदर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यही पर्टिकुलर मैंने यूज किया, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पर मैंने पेस्ट किया, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस की जगह रिस्पॉन्स डॉट सेंड की जगह बीच में मैंने स्टेटस डाल दिया और 201 किया, और इस पर्टिकुलर को मैं यहाँ चेक करता हूं, इसी मेथड पर मैं गया, अच्छा गलत एपीआई है, तो हिट किया मैंने, तो देखो कौन सा स्टेटस आ रहा है? 201। तो सर्वर से क्लाइंट को क्या स्टेटस कोड देना है वो भी किसके कंट्रोल में है? डेवलपर के कंट्रोल में। कौन है डेवलपर? मैं हूं, आप हैं। जो कोड कर रहा है वही उस सॉफ्टवेयर का क्या है? डेवलपर। तो डेवलपर की मर्जी, वो चाहे 200 दे दे, 201 दे दे, 400 दे दे, 500 दे दे, तो स्टेटस कोड क्या देना है वो भी आपके कंट्रोल में है। ठीक है ना? सो यहां पर आप देखो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड नाम की मेथड। तो जनरली कोई ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल होता है तो उसमें रिस्पॉन्स में क्या दिया जाता है? क्लाइंट को 200 दिया जाता है। सो ये किया मैंने यहां पर। अब आप देखिए ये 200 आ रहा है, मैं स्टेटस कोड कुछ भी दे सकता हूं, है ना? यहाँ 2000 भी दे सकता हूं। ये रिस्पॉन्स किया 2000, वो इट्स नॉट अ वैलिड नंबर, ठीक है ना? वो सर्वर के स्टेटस कोड का वैलिड नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आप जीपीटी से पूछ सकते हैं कि यस कॉमन स्टेटस कोड यू मे कैन यूज, है ना? ऐसे कॉमन स्टेटस जो सर्वर क्लाइंट को देता है वो कौन कौन से नंबर है? शुरुआत होती है 200 से, मतलब एवरीथिंग इज ओके। इफ समथिंग इज क्रिएटेड ऑन द डेटाबेस साइड यू शुड रिटर्न 201। ठीक है ना? मेरे पास जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी सर्वर पर, मैं आपकी इंफॉर्मेशन को लेके किधर डालूंगा? डाटाबेस में डालूंगा। डाटाबेस में कौन सी क्वेरी चलाऊंगा मैं? इंसर्ट वाली। तो डाटाबेस में एंट्री क्रिएट होगी, डाटाबेस में एंट्री क्रिएट होगी ना, तो मैं क्लाइंट को क्या बोलूंगा? 201। 201 का मतलब समथिंग इज क्रिएटेड ऑन द बैकएंड साइड, समथिंग इज क्रिएटेड इन द डेटाबेस, समथिंग इज इंसर्टेड इन द डेटाबेस। तो ये कुछ ऐसे स्टेटस कोड हैं जो कि आप जनरली दे सकते हैं, जिसमें 200 से लेके 500 तक है। आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से कुछ नंबर नहीं दे सकते हैं, जैसे कि मैं 2000 दे रहा था, ठीक है ना? तो वो नहीं दे सकते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं वही आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है ना? सो ये हुआ। अब यहां पर इस पेलोड को हमें एक्सेस करना है, चलो पेलोड बना लेते हैं। सो मुझे भी इस स्ट्रापी की तरह मुझे भी पेलोड सर्वर को भेजना है, तो फॉर्मेट आपको याद रखना है। क्या फॉर्मेट याद रखोगे? पोस्ट बॉडी रॉ जेसन। तो पोस्टमैन में ओपन करके किस सेक्शन पे जाओगे? पोस्ट, फिर बॉडी, फिर रॉ, फिर जेसन। और इसके अंदर ये जो एरिया है, ये इतना जो ये बॉक्स आ रहा है, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये आपका पेलोड वाला बॉक्स है कि जो जानकारी आपको सर्वर पर भेजनी है वो इस बॉक्स में रखोगे, और उन जानकारियों को जानकारियां नहीं बोलेंगे, उनको टेक्निकल लैंग्वेज में, प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? पेलोड बोला जाता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी पेलोड है, वो मैं यहां पर रखूंगा। और वो पेलोड जनरली आपको पता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में इंफॉर्मेशन को अगर आपको क्लाइंट से सर्वर को भेजना है
तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कौन सा होता है? जेसॉन होता है, ठीक है ना। जेसॉन मतलब कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रेसेस से खत्म होगा और बीच में होंगे प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। जेसन का फॉर्मेट ये ऐसा होता है, कहां से स्टार्ट होता है? कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस पे खत्म होता है और बीच में कौन होता है? पी कॉलन वी होता है। सो दिस फॉर्मेट इन जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड जेसॉन। समझ में आया? सो whenever I want to send some information from client to server, the standard format is JSON and this is the basic syntax. So what information I want to send? So because this is the register route, अब register route के लिए मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजनी है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू है ना, इसमें ये कोलन देखना, ये दो बिंदी होती है, दो बिंदी, इसको क्या बोलते हैं? कोलन। क्या बोलते हैं? कोलन। कोलन कोलन के लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी होगा उसे क्या बोलेंगे आप? पी। और राइट हैंड साइड पर जो भी होगा उसके बोलेंगे वी। पी मतलब प्रॉपर्टी और वी मतलब वैल्यू। तो यहां पर प्रॉपर्टी में मैं यहां पर लिख लेता हूं फॉर एग्जांपल कि आपको अपना यूजर नेम क्या रखना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए मुझे अपना यूजर नेम ओके लैब्स रखना है, ठीक है ना। उसके बाद कॉमा लगाया, अगली प्रॉपर्टी क्या है? आपका पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको क्या रखना है? मुझे अपना पासवर्ड भी ओके लैब्स रखना है, ठीक है ना, ओके लैब्स रखना है। अब और क्या इंफॉर्मेशन आप भेजना चाहते हो? तो आप अपनी यूजर टेबल देख लो भाई, आप अपनी यूजर टेबल देख लो। यूजर टेबल में कितने कॉलम है? फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है कि नहीं है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी। सो यहां पर आप क्या ले सकते हो? एफ नेम। एफ नेम क्या है? अनिल, कॉमा लगाया। एल नेम क्या है? जो भी आपका सरनेम है वो आप यहां पर कर सकते हैं। एंड दिस वे यू कैन सेंड मल्टीपल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मेट ऑफ प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में मैं कितनी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता हूं? प्रॉपर्टी मल्टीपल, मेरी जितनी मर्जी पड़े, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे भेजनी है इस पेलोड के अंदर मैं भेज सकता हूं, ठीक है ना। सो ये इंफॉर्मेशन मुझे भेजनी है, ठीक है ना। सो ये मैंने किया। अब इस इंफॉर्मेशन को वहां पर रिसीव करने के लिए ये जो इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो, ये इंफॉर्मेशन जो है, ये इंफॉर्मेशन आप क्लाइंट से सर्वर को भेज रहे हो, तो सर्वर पर आप इसको कैसे रिसीव करेंगे उसके लिए यहां पर देखेंगे एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है और एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। तो हमें आने वाले पैरामीटर की इंफॉर्मेशन को किससे एक्सेप्ट करेंगे? रिक्वेस्ट से। रिस्पॉन्स से तो आप रिस्पॉन्स देते हैं, जब भी आप क्लाइंट से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो सारी जानकारी आपको किस ऑब्जेक्ट में मिलेगी? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में। तो हमें किस ऑब्जेक्ट की मदद लेनी पड़ेगी? REQ की मदद लेनी पड़ेगी। और हमने कल देखा था कि प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि रिक्वेस्ट डॉट एक तो क्वेरी से हम कुछ पकड़ सकते हैं या फिर रिक्वेस्ट डॉट पैराम से हम कुछ पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो ट्राई करते हैं वन बाय वन। आप है ना रिक्वेस्ट डॉट कंसोल लॉग करवाओ, कंसोल डॉट लॉग करवाओ किसको? रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी को भी लॉग करवा लो। और यहां पर कमेंट करके आपको लिखना है भाई, जैसा सिखा रहा हूं वैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर जो कुछ भी है ऐसे एरो एरो करके मैंने बता दिया, सेम टू सेम कॉपी किया, सेम टू सेम यहां पर किया। और रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, ठीक है ना। अब आप देखना कोडिंग में मैंने लिख दिया, तो जैसे जैसे चेंजेस कर रहा हूं वैसे वैसे नोडमॉन मेरे स्क्रिप्ट को बंद करके चालू कर रहा है ताकि मुझे आउटपुट इमीडिएट देखने को मिल जाए, है ना, तुरंत देखने को मुझे अपना आउटपुट मिल जाए। तो आप देखिए अब मैं अपने पोस्टमैन से इसको हिट करूंगा। सो मैंने अपने पोस्टमैन से हिट किया और रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पैराम्स में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो लेट्स इन्वेस्टिगेट। हम इससे बोलते हैं आई वांट टू रिसीव दिस चैट से हम पूछते हैं, ठीक है ना। आई वांट टू रिसीव दिस JSON using a post API, using a post API in Express, ठीक है ना। और उसको पर्टिकुलर आप अपना राउट दे सकते हैं। सो दिस इज माई राउट, दिस इज माई एंड राउट, ठीक है ना। सो मैंने एंड राउट दिया उसको पर्टिकुलर,
ठीक है ना। सो यहां पर आप देखें आज नई चीज आ रही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है ना। सो रिक्वेस्ट डॉट क्या था, फर्स्ट डे क्वेरी, सेकेंड डे फर्स्ट डे क्या था, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स था, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो अगर आप गेट से कुछ भेज रहे हैं, अगर आप गेट मेथड के थ्रू भेज रहे हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स का यूज करें। अगर आप पोस्ट से कुछ भेज रहे हैं और सर्वर पर आपको उस इंफॉर्मेशन को लेना है, एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है, तो आप किस ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की बॉडी प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस करूंगा। तो आपने देखा कि मैंने रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी को करवाया, मगर इसने क्या दे दिया, यहां पर ऑब्जेक्ट नल दे दिया। नल मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है ना। और रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में भी क्या आ रहा है, नल, मतलब उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन भेजी कैसे, पोस्ट के थ्रू भेजी। तो पोस्ट से सर्वर पर रिसीव करने के लिए आपको किसका कंसोल लॉग करना पड़ेगा, बताइए, अभी बता दिया मैंने, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। वेरी गुड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है ना। तो चलिए सेव करते हैं। ये मैंने सेव किया, पोस्टमैन मैंने ओपन किया। अब आपके सामने जैसे ही मैं हिट करूंगा तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो है अभी अनडिफाइंड आ रहा है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं इसका रीजन क्या है। इसके लिए एक्सप्रेस के अंदर हमें एक टूल इंस्टॉल करना पड़ता है, दैट इज express.json। ये हमें इनेबल करना पड़ेगा। जब तक ये इनेबल नहीं करोगे आप एक्सप्रेस के अंदर इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर सकते। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस कोड को आपने लिया app.use और express.json, इसको मुझे यहां पर ऊपर की ओर डिफाइन करना पड़ेगा। इसको मैंने जैसे ही मैं डिफाइन करूंगा तो यहां पर मेरा इंफॉर्मेशन आने लग जाएगा। ये देखो आने लग गया, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, इनेबल जेसन पार्सिंग। तो एक्सप्रेस जेसन पैरामीटर को रिसीव कर सके, उसको पार्स कर सके, उसको समझ सके। पार्स करना मतलब टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनकमिंग, व्हाट इज गोइंग टू इनकमिंग ऑन द सर्वर साइड। सो इसके लिए हमने एक्सप्रेस को क्या करवा दिया, उसकी जेसन पार्सिंग को इनेबल करवा दिया। बाय दिस लाइन एक्सप्रेस विल बी एबल टू रिसीव द जेसन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ये इंफॉर्मेशन रिसीव हो गया। अब मुझे अनिल को पिक करना है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एफनेम। तो मैं वन बाय वन सभी को कंसोल लॉग कर लेता हूं। सो कंसोल डॉट लॉग, अब मुझे अपने मेरे नेम को पिक करना है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एफनेम। ये सेव किया मैंने, ठीक है। अब मैंने यहां से मैंने फॉर एग्जांपल यहां से मैंने विजय ले लिया, ठीक है ना। यहां पर मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दिया। और जैसे ही यहां से मैं सेव करूंगा तो यहां पर आप देखो इंफॉर्मेशन आ गई, विजय आ गई। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है एक्सप्रेस के अंदर। तो जब कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज करेंगे उसके रिलेटेड आपको वर्क और इंफॉर्मेशन और उसका नॉलेज कलेक्ट करना पड़ेगा। यू आर लर्निंग एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस में भी जेसन कैसे रिसीव करना है, ये कैसे रिसीव करना है, इसके लिए छोटे मोटे क्रड की खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर जब आप एक्सप्रेस में जाओ, जब आप नेक्स्ट में जाओगे तो नेक्स्ट में थोड़ा बहुत कुछ अलग है, ठीक है ना। तो हर चीज की समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। सो ये हुआ। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां पर मैंने कलेक्ट करी। इसके बाद अब आपको ये इंफॉर्मेशन सर्वर पर डालनी है। तो आप देखिए, आप अपना इस टर्मिनल पर जाएंगे, ये इंफॉर्मेशन आपको डालनी है यहां पर। सो mysql -u root -p यूज जस्ट डायल, क्योंकि यहां पर मैं शो डेटा बेसिस इस डेटाबेस को मैं यूज कर लूंगा। यूज किया मैंने शो टेबल्स, ये दोनों टेबलें आ रही हैं, ठीक है ना। यूजर्स टेबल आ रही है और ये आ रही है, इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। एक्सप्लेन रोल्स, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। एक्सप्लेन यूजर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है इसके अंदर। अब देखो यूजर टेबल के अंदर
यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर करने के कॉलम है कि नहीं है? नहीं। आपने क्लाइंट साइड से फर्स्ट नेम भेज दिया, फर्स्ट नेम को रिसीव करके आप फर्स्ट नेम में डाल लोगे। आपने क्लाइंट साइड से पोस्टमैन से आपने अपना सरनेम भेजा, उसको रिसीव करके टेबल के इस कॉलम में डाल लोगे। भाई यूजर नेम को रिसीव करोगे इस टेबल के कौन से कॉलम में डालोगे? कॉलम तो है ही नहीं, तो हमें दो कॉलम और लेने पड़ेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड, जो कि मैं आपको शायद सीक्वल के केस में मैंने बता चुका हूं मैं आपको, है ना? ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया है। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर दो कॉलम लेने पड़ेंगे, कौन कौन से? यूजर नेम और पासवर्ड। सो ये टेबल हमने यहाँ पर ओपन करी, ये टेबल हमने यहाँ पर ओपन करी हमारी वाली, ठीक है ना? इसी में हमें यहाँ पर ले लेता हूं, आई नीड व्हाट? यूजर नेम, एंड आई नीड व्हाट? द पासवर्ड कॉलम। I need to add two columns in which table? Users table. So if the user is Anil, it will have its username and its password. जो भी यूजर आएगा उसका यूजर नेम भी होगा और पासवर्ड भी होगा, तभी तो मैं रजिस्टर कर पाऊंगा, है ना? रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आपको अपना क्या डिफाइन करना पड़ता है? यूजर नेम। आपको अपना क्या डिफाइन करना पड़ता है? पासवर्ड। किसी भी सिस्टम में एंटर करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होती है, जनरली दो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना? आपका यूजर नेम क्या है और आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है ना? और कई बार क्या होता है कि यूजर नेम की केस में क्या लिया जाता है? ईमेल भी लिया जाता है। सो ईमेल इज एक्चुअली योर यूजर नेम, ठीक है ना? सो ये ले लिया। तो चलिए, अब टेबल तो बन चुकी है। बनी हुई टेबल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो अल्टर टेबल मैंने बोल रखा है भाई, बैकएंड इंजीनियर नहीं बन सकते हो अगर आपको क्या नहीं आता है? एसक्यूएल नहीं आता है। तो बता रखा है भाई, हाँ, पल पल पे आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? सीक्वल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? सो यहाँ पर आप जाएंगे, ये अल्टर कमांड रही, ठीक है ना? अल्टर कमांड रही। अल्टर करना मतलब बनी हुई टेबल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो मेरी टेबल तो बन चुकी है। यूजर्स नाम की टेबल मैंने परसों बना दी थी। अब इसमें मेरे को अब याद आ रहा है कि मेरे को दो कॉलम और लेने हैं, तो मुझे कौन से कमांड चलानी पड़ेगी सीक्वल की? अल्टर टेबल। सो अल्टर टेबल एंड द टेबल नेम इज यूजर नेम। व्हाट you want to do? I want to add which username? Varchar 255 and it should be unique. So column name, data type and constraint name, ये मैंने भाई फॉर्मूलों में, सिंटैक्स में आप देख लेना, ये चीजें मैंने बता रखी है, क्योंकि मैं जब भी टाइप करता हूं ना, मैंने सिंटैक्स खूब याद कर रखी, क्योंकि मेरे को मालूम है मुझे लाइफ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो भाई मेरे को ये सीक्वल के बगैर मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने पहले ही पढ़ लिए थे सारी चीजें, ठीक है ना? सो यहां पर अल्टर टेबल, दिस इज माय टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, देन डेटा टाइप एंड देन कंस्ट्रेंट नेम, देन कंस्ट्रेंट। तो आप देखो, तो समझ में आ रहा है सर? ये दोनों आमने सामने ही लिख रखे हैं। दिस इज माई सिंटैक्स, एंड दिस इज माई एग्जाम्पल, ठीक है ना? अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट नेम। टेबल नेम क्या है? यूजर्स। क्या करना है मुझे? ऐड करना है। क्या ऐड करना है? कॉलम का नाम, ऐड कॉलम नेम। और डेटा टाइप क्या है हमारा? वैरचर। इंटरव्यू में पूछ ले कि माई एसक्यूएल के डेटा टाइप्स बताओ, माई सीक्वल के कुछ डेटा टाइप्स बताओ, तो आपको तुरंत बोलना है सर वैरचर होता है, डेसिमल होता है, इंटीजर होता है, लाइक हमने पढ़ रखे। कुछ कंस्टेंट के नाम बता दो सर, प्राइमरी कंस्टेंट और यूनिक कंस्टेंट। तो जो जो चीजें पढ़ रखी है वो आप बता सकते हैं कि सर कंस्टेंट में हमने यूनिक कंस्टेंट पढ़ा, ठीक है ना? तो किसी भी यूजर की सबसे यूनिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? उसका यूजर नेम। मान लो इस यूजर वाली टेबल में मुझे कुछ एंट्री करवानी, अब इस यूजर वाली टेबल में मुझे एंट्री करवानी, अब अनिल नाम से कोई एक यूजर तो है नहीं, मेरे नाम से पूरे इंडिया में बहुत लोग होंगे, मगर मेरा जो आधार नंबर है, मेरा जो पासपोर्ट नंबर है, मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, मेरा जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है, दीज ऑल आर यूनिक इंफॉर्मेशन। मेरा जो मोबाइल नंबर है,
क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसी मोबाइल नंबर पर किसी दूसरे को घंटी चली जाएगी? क्या नहीं चली जाएगी। सो दिस इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड यूनिक। समझ में आ रहा है ना कि वो किसी एक ही व्यक्ति की हो सकती है। तो उसी प्रकार से यूजर नेम भी पूरे सिस्टम में एक ही होगा, ठीक है ना। मान लीजिए इस अनिल डॉलर का जो यूजर नेम उसने दे दिया, मान लीजिए उसने यूजर नेम ओके लैब्स दे दिया, तो दूसरा यूजर विजय ओके लैब्स दे सकता है कि नहीं दे सकता है? नहीं दे सकता है। ऐसी अगर आपको रेस्ट्रिक्शन लगानी है डाटाबेस पर, तो वो कॉलम बनाते समय कंस्ट्रेंट वाले एरिया पर क्या लिखना जरूरी है? यूनिक लिखना जरूरी है। अगर ये नहीं लिखा तो विजय भी ओके लैब्स नाम से यूजर बना सकता है, जबकि बनाना नहीं चाहिए। तो जब सिस्टम आप बना रहे हो, लो लेवल डिजाइन कर रहे हो, तो आपकी थॉट प्रोसेस लास्ट तक होनी चाहिए, है ना। आपको वो सोचना पड़ेगा कि भाई कौन से कॉलम को हमें यूनिक देना है कि नहीं देना है। चीजें आपको सोच के समझ में आएगी, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली मैं यहां पर कुछ दूसरा यूजर नेम दे सकता हूं, बट दैट सेम यूजर नेम कैन नॉट बी गिवन टू एनी अदर यूजर। सेम यूजर नेम किसी दूसरे यूजर का हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसी आपको रेस्ट्रिक्शन लगानी है, तो आप जब वो कॉलम बना रहे हो अल्टर कमांड से, या जब भी आप उसको डिफाइन कर रहे हो, आपको कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा। क्या? यूनिक कंस्ट्रेंट। सो ये यूनिक कंस्ट्रेंट मैंने यहां पर दे दिया। अब साथ साथ में मेरे को क्या चाहिए? पासवर्ड चाहिए। यहां पर मेरे को पासवर्ड चाहिए, ये पासवर्ड चाहिए। क्या पासवर्ड यूनिक होता है? क्या नहीं होता है। पासवर्ड यूनिक हो नहीं सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने अपना पासवर्ड दिया, मैंने अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दिया, तो क्या कोई दूसरा यूजर सेम पासवर्ड यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हो सकता है। क्या सेम पासवर्ड कोई दूसरा यूजर यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, डेफिनेटली। मेरे एटीएम कार्ड का नंबर, मेरे एटीएम का पिन नंबर 1 2 3 4 है, तो आप में से कोई भी यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो क्या पिन नंबर, क्या पासवर्ड, ये इंफॉर्मेशन यूनिक है? क्या ये यूनिक नहीं है। किन्हीं भी दो यूजर की सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर मैंने अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया, तो क्या कोई दूसरा विजय नाम का यूजर या कोई भी यूजर क्या उस पासवर्ड को, सेम पासवर्ड को दे सकता है कि नहीं दे सकता है? दे सकता है। सो पासवर्ड इज यूनिक इंफॉर्मेशन, यस और नो? नो। पासवर्ड क्या यूनिक जानकारी है? नहीं है। क्या यूजर का यूजर नेम यूनिक है? क्या फर्स्ट नेम यूनिक है? नहीं है। भाई अनिल नाम के हिंदुस्तान में ढूंढोगे हजारों लोग मिल जाएंगे। क्या सरनेम यूनिक होता है? नहीं होता है। भाई आप शर्मा नाम के लोग ढूंढो, आप बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये डॉलर नाम के तो नहीं मिलेंगे, इतना तो मैं चैलेंज बोल देता हूं, नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के मैंने आपको बता दिए कुछ पैरामीटर्स, लाइक पासपोर्ट, लाइक योर मोबाइल नंबर, लाइक योर यूजर नेम, दीज इंफॉर्मेशन आर यूनिक इंफॉर्मेशन। सो ये सारे कॉलम मैंने डिफाइन किए। यहां से मैं आपको दे देता हूं, ये मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स मैंने दिया, तो आप देखिए पर्टिकुलर मेरे ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, और ये यहां पर इस तरीके से मेरी ये टेबल आज रेडी है। कल के लेक्चर में मैं क्या करके बताऊंगा आपको, इस इंफॉर्मेशन को जो कि पोस्टमैन से आ रही है, इस इंफॉर्मेशन को हम इस टेबल में डालेंगे। यूजर नेम में यूजर नेम आ जाएगा, और पासवर्ड में क्या आएगा? पासवर्ड आएगा। कैसे आएगा? पासवर्ड कैसे आएगा? एनक्रिप्टेड आएगा, है ना। तो वो लेक्चर देख के आना, वो जो आज से महीने भर पहले मैंने कभी पढ़ाया हो, तो वो ठीक है। अदरवाइज वही चीज कल फिर रिवीजन होगा उसका, ठीक है ना। मैं सेव कर लेता हूं।